नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कहां तक पढ़ा था चैप्टर? चैप्टर कहां तक हो गया था? देखा ही नहीं है? उष्मा, गुप्त उष्मा को पढ़ लिया था, पढ़ रहे थे। उष्मा गतिकी का दूसरा नियम पढ़ लिया था, उष्मा गति का तीसरा नियम पढ़ लिया था, गुप्त उष्मा पढ़ रहे थे। चलो, गुप्त उष्मा क्या होती है कौन बताएगा? पढ़ तो लिया था कल हमने गुप्त उष्मा को। कितने दिनों बाद आए हो? एक दिन बाद आए हो क्या? मैं काफी दिनों बाद आया था फिर। अवस्था में परिवर्तन हो जाता है लेकिन ताप नहीं बदलता, ठीक है? वो उष्मा क्या कहलाती है? हाँ, गुप्त उष्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि तापमान में परिवर्तन नहीं होता, ठीक है? ये चीज हमने कल पढ़ ली थी। चलो, जब पदार्थ अवस्था बदलता है तो दी गई उष्मा कणों की गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ाती, बल्कि कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में लगती है। इसी कारण तापमान क्या रहता है? स्थिर रहता है। इसी कारण तापमान क्या रहता है भाई? स्थिर रहता है। बैठ जाओ रे। थ्योरेटिकल बातें हैं, समझने वाली कोई बात है नहीं। गलन उष्मा गुप्त उष्मा के प्रकार है। पहली क्या है? हीट ऑफ फ्यूजन। हीट ऑफ फ्यूजन। देखो, पदार्थ की मात्रा कितनी है हमारे पास में? 1 किलोग्राम। और ये क्या है? ठोस। 1 किलोग्राम ठोस को उसके कौन से बिंदु पर? गलनांक बिंदु पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा चाहिए वही क्या कहलाती है? गलन उष्मा कहलाती है। गलन की गुप्त उष्मा। गलन की मतलब गुप्त उष्मा का पहला प्रकार पढ़ रहे हैं, गलन उष्मा, यानी आप ये कह सकते हो गलन की गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा या गलन उष्मा भी कह सकते हो, कोई बात इनमें नहीं है। आप याद रखना, ठोस को किस में बदलना है? द्रव में। और ठोस को द्रव में बदलोगे तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? गलन। क्या कहलाती है? और जिस तापमान पर ठोस द्रव में बदलता है वो तापमान क्या कहलाता है? गलनांक। पदार्थ की मात्रा कितनी ली है? 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मा की क्या होती है? आवश्यकता होती है, उस उष्मा की मात्रा को अपन क्या कहते हैं? गलन की गुप्त उष्मा या गलन उष्मा कहते हैं, ठीक है? हीट ऑफ फ्यूजन। बर्फ के लिए लगभग कितनी होती है? 3.34 इंटू 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है? Q बराबर फॉर्मूला होता है, Q बराबर MLF, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। गुप्त उष्मा को क्या कहते हैं? लेटेंट हीट, ठीक है ना? MLF होती है। Q बराबर MLF। M का मतलब हो गया द्रव्यमान। M का मतलब क्या हो गया? लेटेंट हीट। वाष्पीकरण उष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। वाष्पीकरण उष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा। अब की बार ठोस नहीं है, क्या है? द्रव। जब द्रव को किस में बदला जाता है? वाष्प में बदला जाता है, तो ये प्रक्रिया कहलाती है वाष्पन। क्या कहलाती है? वाष्पन। और जिस तापमान पर ये होता है उसे कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। देखो इधर 1 किलोग्राम द्रव को उसके कवथनांक, कवथनांक ये शब्द थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा। कवथनांक और वाष्पीकरण दोनों अलग अलग चीज होती है। दोनों क्या होती है? अलग अलग चीज होती है। कवथनांक का मतलब होता है वह ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलना शुरू कर दे, उबलना शुरू कर दे, उसको कहते हैं अपन कवथनांक। क्या कहते हैं? और उबलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कवथन। क्या कहलाती है? कवथन। हमने एक शब्द दिया वाष्पीकरण। वाष्पीकरण अलग चीज है और कवथनांक क्या है? अलग चीज। कवथनांक पर कोई भी चीज उबलती है, द्रव पदार्थ वो उबलता है। वाष्पीकरण का मतलब होता है किसी भी तापमान पर कोई द्रव गैस में क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए। गैस मतलब वाष्प में क्या हो जाए? परिवर्तित हो जाए, उसे कहा जाता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर संभव है, किसी भी तापमान पर, लेकिन कवथनांक हर एक टेम्परेचर पर संभव नहीं है। मैंने कहा पानी का कवथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले पानी जो है उबलेगा नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही उबलेगा, ठीक है। लेकिन वाष्पीकरण, वाष्पीकरण पानी किसी भी तापमान पर हो सकता है। पानी की वाष्प 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बन सकती है, पानी की वाष्प 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बन सकती है, और पानी की वाष्प 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी बन सकती है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, लेकिन कवथन हर एक टेम्परेचर पर संभव नहीं है, एक निश्चित तापमान होता है। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो पानी का कवथनांक कितना हो गया, 100 डिग्री, और दूध 104, 105, 107 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है तो उसका कवथनांक कितना हो गया, 104, 105, 106, 107, जितना भी हो जाएगा। क्लियर है। एल्कोहल को उबालने के लिए अलग टेम्परेचर चाहिएगा, समझ में आ गई बात, ठीक है। हाँ, तो ये अलग अलग तापमान है, कवथनांक होता है, लेकिन वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर संभव। आपने देखा होगा गांव के अंदर जोड़ में पानी है और सुबह उठते उठते अपन घूमने जाते हैं, जोड़ को देखते हैं तो पानी जो है सुबह सुबह आपको वाष्प बनता हुआ दिखाई देता है, सुबह सुबह का टाइम के अंदर देखना कभी भी आप, ठीक है। खेत के अंदर खाड़ है, अभी खाड़ में भी देखियो, ठीक है। अपने खेत के अंदर डिग्गी बनेड़ी है, डिग्गी के अंदर देख लियो, जाओगे कोई खेत, कौन जाओ, खेत ही कौन जाओ है, डिग्गी नहीं है खेत में, गाँव में होगी, गाँव में है, गाँव में देखना आप। तो ताप जो वाष्पीकरण है वो किसी भी तापमान पर संभव है। बर्फ को बाहर निकालते हो फ्रिज से, निकालते हैं ना, फ्रिज से बाहर निकालते हैं तो फ्रिज से बाहर निकालने के बाद में बर्फ से आपको वाष्प बनकर उड़ती हुई दिखाई देगी। किसी भी तापमान पर वाष्प क्या है, संभव हो सकती है, लेकिन कवथनांक एक निश्चित क्या होता है, ताप होता है, ठीक है। 1 किलोग्राम द्रव को उसके कवथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा चाहिए वह क्या कहलाती है, वाष्पीकरण की क्या कहलाती है, ऊष्मा कहलाती है। ये होती है Q बराबर mLV, ठीक है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है ना, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा mLV से लिखते हैं इसे। पानी के लिए लगभग कितनी होती है, 2.26 इंटू 10⁶ जूल प्रति किलोग्राम, मतलब इतनी ऊष्मा दोगे तो पानी उबल कर क्या बन जाएगा, भाप बन जाएगा, वाष्प बन जाएगा। क्लियर है। आज टाइम काफी बचेगा, हाँ बच जाएगा, मतलब टाइम, चैप्टर पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, है? जल्दी जल्दी करो, हाँ हो जाएगा आज आपका सिलेबस, है? ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा, हीट ऑफ सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा, हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठोस सीधे किस में बदल दी जाए, गैस में बदल दिया जाए तो उसको अपन कहते हैं, बताओ क्या, ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा। वह ऊष्मा जो ठोस को द्रव में बदले बिना डायरेक्ट किस में बदल दे, गैस में बदल दे, उसे क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। जैसे कपूर, कपूर को आप वातावरण में खुला रखते हो तो कपूर द्रव में नहीं बदलता, डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में, और कपूर की टिक्किया हो जाती है खत्म, ठीक है ना। उसी प्रकार नौसाधर, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन टॉयलेट की जो टिक्किया होती है छोटी, टॉयलेट में अपन रखते हैं, और मतलब टॉयलेट की दुर्गंध को खत्म करने के लिए अपन इसको क्या लेते हैं, काम में लेते हैं ना। नेफ्थलीन है, नौसाधर है, कपूर नौसाधर को नहीं, नौसाधर को भी काम में लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होती है, ये द्रव नहीं बनती, ये डायरेक्ट किस में बदल जाती है, गैस में बदल जाती है। इस घटना को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन। और जिस ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जिस तापमान की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा या ताप को कहा जाता है ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा, ऊर्ध्वपातन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। चलो रफ कॉपी निकालते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं, इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, भी देखते हैं। 2 किलोग्राम बर्फ, 2 किलोग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखिए, उसे पूरी तरह पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए, पूरी तरह पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए। ठोस से क्या बना रहे हैं, द्रव, क्या बना रहे हैं, द्रव बना रहे हैं। तो फॉर्मूला तो आपको पता है कौन सा काम में आएगा, हाँ mLV, वाष्पीकरण। 1 किलोग्राम द्रव को, ये तो है द्रव और
गलन की गुप्त उष्मा। प्रश्न क्या था? प्रश्न है हमारे पास में, ये देना नोट्स मेरे को। प्रश्न लिखो आप, 2 किलोग्राम बर्फ, 2 किलोग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 2 किलोग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी है, उसे पूरी तरह पानी में बदलने के लिए कितनी उष्मा चाहिए? उसे पूरी तरह पानी में बदलने के लिए कितनी उष्मा चाहिए? चलो कर लिया तो अच्छी बात, आपने नहीं किया तो देखो, ये देखो, ठोस को किस में बदलना है? द्रव में बदलना है। किस में बदलना है? मतलब बर्फ को किस में बदलना है? बर्फ को बदलना है किस में? पानी में। ठीक है, बर्फ को किस में बदलना है? पानी में बदलना है। बताओ कौन सी उष्मा की आवश्यकता होगी? गलन, गलन की गुप्त उष्मा चाहिए, गलन की गुप्त उष्मा चाहिए। बर्फ को, ठोस को किस में बदलना है? द्रव में। अरे गल रही है ना बर्फ। हाँ तो कौन सी उष्मा चाहिए? गलन की गुप्त उष्मा चाहिए। क्यू बराबर क्या लिखते हैं? MLF लिखते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त उष्मा। M का मान कितना दे रखा है? अरे ठोस का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 2 किलोग्राम। अब बर्फ की गुप्त उष्मा कितनी होती है? 3.34 इंटू 10⁵ किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, जूल प्रति किलोग्राम ये होती है। 4 दुआ कितना हो गया? 8, 3 दुआ 6 और 3 दुआ 6, 6.68 इंटू 10⁵ कितनी है? 5, 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। और सरल कर सकते हो क्या? कर सकते हो। और सरल कैसे करेंगे बताओ? पॉइंट हटाएंगे, हैं? 2 जीरो नीचे लग गई। पहली बात है, अगर आपको उत्तर यहां तक मिले तो ये आपका सही होगा, ये आपका क्या होगा? सही होगा। इससे ज्यादा अगर आप पॉइंट हटाओगे तो ये बड़ी संख्या ही बनेगी, छोटी नहीं बनेगी। 66.8 बनेगी। 1 पॉइंट और हटाओगे तो 668 बनेगी। जितना कम मान रखना है आपको उतना रखना है। 6.68 गुणा 10⁵ क्या आ जाएगा? जूल प्रति किलोग्राम। लेटेंट हीट किसकी है? बर्फ की। अच्छा, यही फॉर्मूला क्यों काम में लिया है? क्योंकि ठोस को किस में बदल रहे हैं? द्रव में बदल रहे हैं। ठोस को द्रव में बदलने का मतलब होता है गलन। क्या होता है? गलन। और गलन होता है, इसका मतलब है कि ये होगी गलन की गुप्त उष्मा। और गलन की गुप्त उष्मा मतलब ठोस की गुप्त उष्मा आपको दे रखी, कितनी दे रखी है? 3.34 इंटू 10⁵। उसका जो द्रव्यमान दे रखा है उस द्रव्यमान से आपको क्या करना है? गुणा करना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं, लिखिए आप। ये करके देखना आप। 1 किलोग्राम पानी, 1 किलोग्राम पानी, 1 किलोग्राम पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। किलो में दे रखा है ना, द्रव्यमान दे रखा है, वहां पर आयतन नहीं है। ठीक है ना? हाँ, लिखो क्या लिखा आपने? 1.5 किलोग्राम पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम कर लो। 1 किलोग्राम पानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है। कितनी उष्मा लगेगी? कितनी उष्मा लगेगी?
और पानी की गुप्त उष्मा लिखना आप 4200। पानी की गुप्त उष्मा कितनी लिखोगे? 4200। पानी के लिए गुप्त उष्मा लिखोगे आप 4200। अरे पानी को किसी में बदलने के लिए कहा है क्या? नहीं कहा। पानी को किसी में बदलने के लिए कहा है क्या? भाई द्रव से आपको वाष्प बनाना है, नहीं कहा ना। इसका मतलब होता है स्पेशल हीट। क्या ये? स्पेसिफिक हीट। और इसको लिखते हैं अपन सी से। तो याद रखना फॉर्मूला बनेगा एम सी और डेल्टा क्या बनेगा? टी। ये किसके बराबर होती है? क्यू के बराबर होती है। याद रखना है, प्रश्न अलग से मैं करवा रहा हूं, इसको ऐड कर लेना। क्यू बराबर क्या होता है? एम सी डेल्टा टी। अब आप बताओ मुझे, एम का मान कितना दे रखा है प्रश्न में? 1 किलोग्राम दे रखा है। सी का मान लेना है आपको कितना? 4200। कितना लेना है? 4200 किलो जूल होता है ये, है ना? 4200 ये होता है। फिर याद रखना डेल्टा टी। डेल्टा टी का अर्थ ये हुआ कितने डिग्री से कितनी डिग्री तक गर्म करना है? 20 से 80। मतलब आपको डेल्टा टी तापमान का क्या लेना है? अंतर लेना है। तापमान का अंतर कितना है? तो आप कहोगे 80 डिग्री में से क्या घटाया आपने? 20 डिग्री घटाया, तो कितना आया? हाँ 60 आ गया। ये 60 डिग्री आ गया। तो डेल्टा टी का मान कितना है आपके पास में? 60 है। अब गुणा करोगे तो आपके पास में किसका मान आ जाएगा? क्यू का मान आ जाएगा। समझ गए क्या? इसमें पानी को न तो वाष्प बनाने के लिए बोला है, न पानी को उबालने के लिए बोला है। बोला है क्या? नहीं बोला। ठीक है ना? केवल क्या बोला है? गर्म करने के लिए कुल कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी। तो फिर वो क्यू बराबर क्या होता है? एम सी डेल्टा क्या होता है? टी होता है। सी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट। तो एम कितना? 1 किलोग्राम इंटू 4200 इंटू 60। ये आपको पेपर में दी हुई मिलेगी प्रश्न में। कितनी होती है? 4200। क्लियर है? कितना उत्तर आएगा? है 2,52,000। सच्ची? ठीक है, 2,52,000। इतना ही होगा? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतना ही। ठीक है, मात्रक ये मान किस में आएगा? जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। तापमान पूछा है ना? हाँ, तो जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आएगा? चलो एक क्वेश्चन और लिखो, फिर उतार लो। तीन किलोग्राम बर्फ 3 किलोग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी है। उसे पूरी तरह पानी में बदलने के लिए 3 किलोग्राम बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखी है। उसे पूरी तरह पानी में बदलने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए? कितनी ऊष्मा चाहिए? इसके आगे है?
10.02 इंटू 10⁵ ये रकम और छोटी करते हैं अपन। 10 को क्या बना दे, 1 बना दे। 10 को क्या बनाए, 1 बनाए। देखो इधर देखो, सबने किया क्या प्रश्न, पहले बताओ समझ आया क्या? फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, Q बराबर MLF, यही है ना। M का मान कितना दे रखा है, 3 किलोग्राम, इंटू लेटेंट हीट ऑफ किसकी, बर्फ की कितनी होती है, 3.34 इंटू 10⁵ होती है। इसको गुणा किया तो आपने निकाला 10.02 इंटू 10⁵ कितनी निकाली आपने, 5। ये पॉइंट हटाना है मेरे को, यहां लेके आना है, ठीक है ना। 10 से गुणा कर देंगे, कर देंगे क्या? तो इधर देखो 10.02 इंटू 10, 10 दुआ 20, 10, ठीक है। फिर कितना आया, 10 को 10 से गुणा करो कितना आएगा, 100। इधर देखो 2 अंक छोड़ करके है, ये तो ये बन गया, ये तो 100 बन गया। तो फिर क्या करेंगे, 1 बनाना है। 1 बनाना है तो देखो ये पॉइंट हटाएंगे अपन, तो भाग में क्या लगेगा, भाग में क्या लगेगा, 100 लग जाएगा। तो पॉइंट हटाओगे तो ये तो 1000 कितना बन गया, 2 बन गया। तो फिर क्या किया जाए, हैं, इसको और सरल बनाने के लिए क्या किया जाए, यानी इसको 1 बनाना है। 10.02 इंटू कितना है, 10⁵5, 10⁵5। इसको लिख दें अपन 1 इंटू 10 और पॉइंट क्या लिख दें, 0.2 लिख दें, या 1.10 लिखें इसको, तो 10⁵ क्या हो जाए, वो 6 हो जाए। देखो इधर देखो, ये 10 पॉइंट कितना है, 0 पॉइंट क्या है, 2। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 10⁵1 और क्या लिख दें अपन, 0 पॉइंट क्या लिख दें, 2 लिख दें। लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। 10⁵1 क्या होता है, 10, ठीक है। और इसको गुणा करें अपन 0.2 से, 0.2 से या 0.02 से, इतना आएगा क्या, 0.2 इंटू 0 और कितना आएगा, 0.02, कितना छोड़ के ये आएगा 0 पॉइंट, नहीं ऐसे भी नहीं लिख सकते। 10.02 इंटू 10⁵5। चलो इतना ही रहने देते हैं, नहीं दिमाग लगाते हैं अपन। कितना कर देते हैं इसको, किलो प्रति क्या है, जूल प्रति क्या है, जूल प्रति क्या है, किलोग्राम। 10.02 इंटू 10⁵5 जूल प्रति किलोग्राम। इतना उत्तर निकाला सबने। यहां पर काम क्या लेना है आपको, बर्फ से क्या बना रहे हो आप, पानी। पूरी बर्फ पिघला करके क्या बनाना है, पूरा पानी बनाना है। तो लेटेंट हीट कितनी काम में आएगी आपके पास में, 3.34 इंटू 10⁵5 काम आएगी, ठीक है ना। 3 से 3 क्या है, 3 किलोग्राम बर्फ का क्या है, वजन है, ठीक है। चलो कर लोगे, अभिक्रियाओं के प्रकार, अभिक्रियाओं के प्रकार। अभिक्रिया उष्मा अवशोषण और उष्मा उत्सर्जन के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, एक होती है उष्मा, पढ़ के आए हो आप, कहां पर पढ़ी थी उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं, साम्य में, रासायनिक साम्य में पढ़ी थी ना, अरे पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, हाँ। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया संपूर्ण होती है, उस समय क्या निकलती है, उष्मा बाहर निकलती है, उसको कहते हैं उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ईंधन का जलना क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है ना। लकड़ी जलाओ नहीं, कोयलो जलाओ, पेट्रोल जलाओ, डीजल जलाओ, सागे के निकले बाहर, उष्मा निकले, ठीक है। श्वसन अभिक्रिया, श्वसन से ऊर्जा मिलती है, मिलती है। श्वसन तंत्र पढ़ा था क्या क्लास में, पढ़ा था, कल पढ़ा था। श्वसन तंत्र, श्वसन अभिक्रिया क्या होती है, श्वसन अभिक्रिया क्या होती है, बातें क्यों कर रहे हो पीछे। श्वसन अभिक्रिया क्या होती है, हाँ C6 शाबाश, H12O6, इसका क्या करवाते हैं अपन, प्रकाश संश्लेषण करवाते हैं, ऑक्सीकरण करवाते हैं,
लिखा मैंने O2, ठीक है ना। और ये उत्पाद के रूप में बनाती है, बताओ क्या, H2O प्लस में CO2 प्लस में ऊर्जा। बताओ ये ऊर्जा बाहर निकली या नहीं भी नहीं। तो खाना खाने से ऊर्जा मिलती है, श्वसन से ऊर्जा मिलती है। ये तो कह रहा है श्वसन से ऊर्जा मिलती है, हैं? खाना, ये कह रहा है, झूठ बोल रहा है। खाना सिर्फ एक कच्चा मटेरियल है श्वसन अभिक्रिया के लिए। कच्चा मटेरियल समझ गए। खाने से अपन क्या लेते हैं, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है श्वसन प्रक्रिया द्वारा, तब जाकर के हमें क्या मिलती है। अगर श्वसन नहीं हो तो क्या ऊर्जा मिलेगी, नहीं मिलेगी, है क्या। खाना नहीं हो तो ऊर्जा मिलेगी नहीं, शरीर में स्टोर होती है, कौन कहता नहीं मिलेगी, ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होती है, हैं? कार्बोहाइड्रेट ना खाओगे, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जो आप भोजन रूटीन में जो भोजन लेते हो। रोटी छोड़ दोगे, दूध छोड़ दोगे, चाय छोड़ दोगे, हैं? दूध ही नहीं पीते, रोटी, ब्रेड, गोभी, गाजर, टमाटर, आलू, मटर सब खाते हो ना, खाते हो नहीं खाते। हाँ, इन सब में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। और कार्बोहाइड्रेट तो खाओ ही खाओगे, ठीक है। दहन अभिक्रिया भी कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। देखो ये है गिब्स मुक्त ऊर्जा, डेल्टा जी। गिब्स मुक्त ऊर्जा में क्या है, परिवर्तन। डेल्टा जी का मतलब क्या होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। और ये किसके बराबर होता है, डेल्टा एच, तापमान और एंट्रोपी परिवर्तन के क्या होता है। यानी डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन माइनस टी डेल्टा एस, ये है एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन। और टी यहां पर तापमान, डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी परिवर्तन। डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी परिवर्तन। इन दोनों का जो अंतर है वो बराबर होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के। तो आपसे पूछा जाए डायरेक्ट फॉर्मूला कि डेल्टा जी किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी परिवर्तन। एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, अनियमितता। क्या होती है, अनियमितता। एंट्रोपी ज्यादा है इसका मतलब क्या है, अनियमितता ज्यादा है। और एंट्रोपी कम है इसका मतलब क्या है, अनियमितता कम है। ठीक है, देखो इधर जिन अभिक्रियाओं के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है, नेगेटिव, तो वो प्रक्रम क्या होते हैं, स्वतः होते हैं। क्या होते हैं, स्वतः होते हैं। मैंने कहा कि पानी का वाष्प बन करके उड़ना, पानी का वाष्प बन करके उड़ना, पानी खुला पड़ा है, वाष्प बन करके उड़ेगा तो प्रक्रम क्या है, स्वतः प्रक्रम है। तो वाष्पीकरण अभिक्रिया के लिए या वाष्पीकरण घटना के लिए डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। डेल्टा जी क्या हो जाएगा, ऐसे प्रक्रम जो अपने आप होते हैं क्या कहलाते हैं, स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं, स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे पानी का वाष्प बन करके उड़ना क्या है, स्वतः प्रक्रम है, ठीक है ना। उनके लिए डेल्टा जी क्या होती है, नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होती है, नेगेटिव। डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव, तो वो प्रक्रम क्या कहलाएंगे, अस्वतः प्रक्रम। क्या कहलाएंगे, अस्वतः प्रक्रम। ठीक है। नाइट्रोजन N2 प्लस में 3H2 स्वतः होता है या अस्वतः, अस्वतः होता है। क्या होता है, अरे दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं ना अपन, दोनों की अभिक्रिया करवाते हैं तभी तो होती है। और इसके लिए क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए, ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माशोषी होती है, ऊष्मा। देखो वे प्रक्रम जो स्वतः होते हैं स्वतः प्रक्रम कहलाते हैं, और वे प्रक्रम जो अपने आप नहीं होते क्या कहलाते हैं, अस्वतः। स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है, नेगेटिव। और अस्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। डेल्टा जी का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यदि देखो इधर केस फर्स्ट, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, और डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, डेल्टा एस भी क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब ये होगा डेल्टा एच जो है वो टी डेल्टा एस से क्या होगा, ज्यादा। फॉर्मूला लिखा था आपने, डेल्टा जी बराबर
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। हमने कहा डेल्टा एस का मान क्या लिया आपने, पॉजिटिव, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। आपने कहा डेल्टा एच का मान क्या ले लिया हमने, पॉजिटिव, तो बताओ इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, इन दोनों में बड़ा कौन हुआ, डेल्टा एच। प्लस का उत्तर है ना डेल्टा एच का, तो डेल्टा एच क्या होगा, ज्यादा, किससे, टी डेल्टा एस से। और इस कंडीशन के अंदर डेल्टा जी क्या आ जाता है, पॉजिटिव, डेल्टा जी का मान क्या आ जाता है, अरे प्लस में से माइनस जाएगा तो उत्तर किसका आएगा, प्लस का, तो डेल्टा जी क्या बन गया आपके पास में, पॉजिटिव, तो वो प्रक्रम क्या होगा, अस्वतः। मतलब अस्वतः प्रक्रम के अंदर डेल्टा एच का मान ज्यादा होता है, टी डेल्टा एस का मान क्या होता है, कम होता है, इसलिए डेल्टा जी का मान क्या आता है, पॉजिटिव आता है, वो प्रक्रम क्या होगा, अस्वतः प्रक्रम होगा, क्या होगा, अस्वतः प्रक्रम होगा। हमारे सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा लेवल इसका आपको समझा रहा हूँ। ये पढ़ने में अपन 2 दिन पढ़ सकते थे, लेकिन थोड़ा बहुत लेवल में आपको समझा रहा हूँ। आपको समझना है कि कौन से प्रक्रम स्वतः होंगे और कौन से प्रक्रम अस्वतः होंगे। मतलब अस्वतः वो होगा जिसके अंदर डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी का मान पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि डेल्टा एच क्या लिया हमने, पॉजिटिव, और डेल्टा टी डेल्टा एस क्या लिया हमने, है डेल्टा एस का मान पॉजिटिव लिया, तब ये इससे ज्यादा मान आएगा किसका, डेल्टा एच का। और डेल्टा एच का मान ज्यादा आ जाए और डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो जाए, वो प्रक्रम क्या कहलाएगा, अस्वतः प्रक्रम कहलाएगा। देखो डेल्टा एच कम है, टी डेल्टा एस क्या है, ज्यादा, उस कंडीशन के अंदर याद रखना है डेल्टा जी का मान क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये पूरा मान क्या हो गया आपका, नेगेटिव, क्या हो गया, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब की बार याद रखना है ये ज्यादा होगा और ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर ये कम ये ज्यादा हो गया, उस कंडीशन के अंदर डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, प्रक्रम क्या होगा। मोटी मोटी बात आपको याद रखना है, जब डेल्टा एच कम हो और डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो तो प्रक्रम होगा क्या, स्वतः। डेल्टा एच का मान ज्यादा हो, डेल्टा जी का मान क्या हो, पॉजिटिव हो, तब प्रक्रम होगा कैसा, अस्वतः। कैसा होगा, अस्वतः होगा। ये तो था ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के लिए। अब देखो ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया उच्च ताप पर क्या होती है, स्वतः होती है। उच्च ताप पर क्या होती है, स्वतः होती है। उच्च ताप पर स्वतः होती है। केस सेकंड, यदि डेल्टा एच क्या है, नेगेटिव, डेल्टा एस क्या है, पॉजिटिव, तो डेल्टा जी का मान क्या होगा, नेगेटिव, सो प्रक्रम कैसा होगा, स्वतः। केस थर्ड है, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, डेल्टा एस क्या है, नेगेटिव, तो याद रखना डेल्टा जी का मान क्या आएगा, पॉजिटिव, प्रक्रम क्या होगा, अस्वतः। मेनली बात हमें ये याद रखनी, डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो अस्वतः होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो स्वतः होगा। डेल्टा एच नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव, तो उस कंडीशन के अंदर प्रक्रम अस्वतः कब होगा, जब डेल्टा एच क्या आ जाए, टी डेल्टा एस से छोटा आ जाए, डेल्टा एच टी डेल्टा एस से बड़ा आ जाए, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, प्रक्रम क्या होगा, स्वतः। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कम ताप पर क्या होती है, स्वतः होती है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया उच्च ताप पर क्या होती है, स्वतः होती है। फर्क याद रखिए दोनों का। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया अधिक ताप पर, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा बाहर निकालती है, और वो स्वतः कब होगी, तो याद रखना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कम ताप पर क्या होगी, स्वतः, कम ताप पर क्या होगी, स्वतः। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे होती है जिसको पूरा होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, और वो अधिक ताप पर क्या होती है, स्वतः होती है। अधिक ताप पर क्या होती है, स्वतः होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा चाहिए तो हमने पढ़ लिया। एक बात थोड़ा सा याद रखना है, देखो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसमें 2-3 बातें समझने लायक हैं। किसी द्रव के एक मोल को उसके क्वथनांक पर क्या करना है, क्वथनांक पर बिना ताप परिवर्तन के वाष्प में क्या कर दे, बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे अपन क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की मोलर ऊष्मा कहते हैं। 1 मोल पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर
भाप बनाने के लिए कितना 40.7 किलो जूल ऊष्मा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ये याद रखना है आपको। पानी की मात्रा कितनी है, 1 मोल 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। इससे ज्यादा तापमान हमें नहीं करना है। इस तापमान पर अगर आप क्या करोगे, पानी को क्या बना दोगे, वाष्प बना दोगे, तब याद रखना है वो जो ऊष्मा है वो ऊष्मा क्या कहलाएगी, आपकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, मोलर ऊष्मा कहलाती है। कितनी होती है पानी के लिए, 40.7 किलोग्राम। 40.7 किलो जूल जो होती है, इतनी एनर्जी आप लगातार देते जाओगे तो पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होगा। पानी का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं होगा। पानी किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा पूरा पानी। ठीक है, यह हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। यह ऊष्मा शोषी प्रक्रिया होती है। पानी कब वाष्प में बदलता है, जब ऊष्मा ग्रहण करेगा, जब ऊष्मा ग्रहण करेगा। ऊष्मा ग्रहण करेगा तो ऊष्मा हम बाहर से दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये धनात्मक है। और ऊष्मा शोषी इसलिए हो गया क्योंकि पानी ने ऊष्मा ग्रहण की है। पानी ने ऊष्मा ग्रहण की, इसलिए क्या कहलाएगी, ऊष्मा शोषी कहलाएगी। हाइड्रोजन बॉन्ड जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक वाष्पीकरण की ऊष्मा होगी, उतनी अधिक वाष्पीकरण। तो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना। पानी की वाष्पीकरण ऊष्मा अधिक होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। पानी की वाष्पीकरण ऊष्मा अधिक होती है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है तो ऊष्मा आपको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। ये भी आपने पढ़ लिया। अधिशोषण लास्ट चैप्टर का है पॉइंट अपना, अधिशोषण। यहां से प्रश्न बनने की संभावना है, एक प्रश्न आ सकता है, ठीक है ना। नोट्स में नहीं है, ये आपको लिखना पड़ेगा। 3 पेज है, 3 पेज है, इसलिए निकाले नहीं गए। आपको टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, आपको नोट डाउन करना है। कर लोगे, कर लोगे, पेज ले जाना फिर अभी अभी कर लो। आपकी इसमें आ रहा है तो ठीक है, थोड़ा टाइम का भी मैनेज हो जाएगा, कर लीजिए आप। नहीं करना, क्यों नहीं करना, ज्यादा पढ़ा है। देखो इधर देखो, अधिशोषण पहले समझते हैं। अधिशोषण क्या होता है, अधिशोषण एब्जॉर्प्शन एक होता है, अधिशोष्य, अधिशोष्य, और एक होता है अधिशोषक। क्या होता है, अधिशोषक, अधिशोषक। ध्यान देना, हमने एक पढ़ा था विलयन। क्या पढ़ा था, विलयन। विलयन क्या होता है, विलय प्लस में क्या होता है, विलय प्लस में क्या होता है, विलायक। विलय प्लस में क्या होता है, विलायक। वह पदार्थ जो विलय को घोलने का क्या करता है, काम करता है। विलय को घोलने का क्या करता है, वह पदार्थ जो अधिशोष्य को अपनी सतह पर रोकने का क्या करता है, काम करता है। अपनी सतह पर ग्रहण करने का क्या करता है, काम करता है। या आप ये कह सकते हो अधिशोषक वो होता है जो अधिशोष्य को ग्रहण करता है, जो अधिशोष्य को क्या करता है। और यह घटना क्या कहलाती है, विलायक विलय को घोलता है तब क्या बनता है। बस ठीक उसी प्रकार से ये चीज है, अधिशोषक वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को अपनी सतह पर क्या करता है, ग्रहण करता है। अपनी सतह पर क्या करता है, ग्रहण करता है, ठीक है ना। तो जो अधिशोषण करता है वो तो कहलाता है अधिशोषक। क्या कहलाता है, और जिसका अधिशोषण होता है वो क्या कहलाता है, अधिशोष्य। क्या कहलाता है, अधिशोष्य कहलाता है। जैसे जैसे आपके पास में ये एक बीकर है और बीकर के अंदर आपने शुगर का विलयन ले रखा है, मिश्रण ले रखा है, ठीक है ना, चाशनी है। इसके अंदर आपने एक कांच की छड़ डुबोई, कांच की छड़ डुबोई। तो बताओ मैं आपसे कहूं कि ये जो चाशनी है इसकी सतह पर क्या होगी, चिपक गई है। इसकी सतह पर क्या होगी है। इस घटना को अपन कह सकते हैं कि ये अधिशोषण की क्या है, घटना है। अधिशोषण की क्या है, घटना। तो आप हमें ये बताइए कि इसमें अधिशोष्य कौन सा है और अधिशोषक कौन सा है। शोषक का काम कौन कर रही है, छड़। और अधिशोषण किसका हो रहा है, इस अधिशोष्य का हो रहा है। अधिशोष्य मतलब बोले तो चीनी, चाशनी। समझ गए, ठीक है, हाँ समझ गए। ये आपके पास में नेक्स्ट बीकर और इसके अंदर है ये स्याही।
क्या है ये? शाही। और इस शाही के अंदर आपने खड़िया डाला, चोक डाला है, ठीक है ना। तो जो पानी आपके शाही है ना, शाही उजाला नील है, ये शाही जो है इस चोक के अंदर तक प्रवेश कर गई है। अंदर तक क्या कर गई है? प्रवेश। अधिशोषण होगा या नहीं होगा वो बाद की बात है, लेकिन आपको समझने के लिए समझना है कि आप बताओ इस शाही को अपनी सतह पर किसने ग्रहण किया? चोक ने। किसने ग्रहण किया? चोक यहां पर क्या कहलाया? और शाही क्या है? अधिशोषण। और ये घटना क्या है? अधिशोषण। क्या है? अधिशोषण। हाँ, कुछ पूछ रहे थे? हाँ। कौन कर रहा है? चोक एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये घटना तो क्या कहलाई? अधिशोषण। चोक ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्या कहलाया? अधिशोषक। शाही थोड़ी ग्रहण कर रही है चोक को, नहीं कर रही ना, चोक ही तो ग्रहण कर रहा है, तो वो क्या कहलाया? मैंने कहा ये अधिशोषण होगा या नहीं होगा ये बाद की बात है, पहले आप ये समझो कि इसको ग्रहण कौन कर रहा है। ठीक है, समझने के लिए समझो आप। चलो फिर ये समझा दे। इसमें लिया आपने शहद, ठीक है, और शहद के अंदर डाली आपने लड़की नहीं लकड़ी, ठीक है, लकड़ी डाली है, लकड़ी है, छड़ है। अब बताओ शहद छड़ के ऊपर रहेगा? रहेगा ना। हाँ, तो शहद क्या कहलाया? अधिशोष्य। छड़ क्या है? ये घटना क्या है? शोषण, अधिशोषण। चलो, अधिशोषण एक सतही घटना है, सरफेस से होती है, ये सतही घटना है जिसमें ठोस या द्रव पदार्थ, ठोस या द्रव पदार्थ किसी द्रव या गैस को अपनी सतह पर क्या करती है? धारण करती है। अपनी सतह पर क्या करती है? धारण करती है। कौन? या तो क्या होगा? ठोस होगा, या क्या होगा? द्रव होगा। करेगा किसको? द्रव या गैस को, ठोस को नहीं। किसको करेगा? द्रव या गैस को करेगा। ये अपनी सतह पर धारण करता है, इसको अपन कहते हैं अधिशोषण। अधिशोषण के अंदर दो चीजें हैं, एक तो अधिशोष्य है और एक होता है अधिशोषक। सिलिका जेल द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण होता है। मतलब ये जूता खरीदा होना कहीं, जूता कौन खरीदा? आज खरीदियो जाके। किसा खरीदना है? लेदर का जूता खरीदना है, लेदर का जूता खरीदना है। लेदर पानी खराब हो जाए नहीं, पानी से खराब हो जाता है लेदर? अरे हो जाता है, नहीं हो जाता? डिब्बे के अंदर आप देखते हो, डिब्बे के अंदर एक छोटी सी पुड़िया आती है, पैकेट आता है जिसके अंदर छोटी छोटी इस प्रकार से गोलियां रखी होती है। एक पैकेट आता है, आता नहीं आता? डिब्बे के अंदर, जूते के डिब्बे के अंदर या कपड़े के डिब्बे के अंदर भी आता है। वो होती है सिलिका जेल। क्या होती है वो सिलिका जेल क्या होती है? इस डिब्बे के अंदर जो नमी होती है ना, उस डिब्बे की नमी को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना, अधिशोषण कर लेती है उसका। ये घटना क्या कहलाती है? अधिशोषण कहलाती है। तो सिलिका जेल क्या है यहाँ पर? अधिशोषक। अधिशोष्य के रूप में कौन काम कर रहा है? जल वाष्प, डिब्बे के अंदर जल वाष्प नमी, ठीक है ना। चारकोल द्वारा गैसों का अधिशोषण, चारकोल द्वारा गैसों का अधिशोषण। चारकोल वो कौन सा चारकोल? फेस मास्क वाला चारकोल लगाया कभी? भूत बने हो? भूत नहीं बने। चारकोल इन डिपार्टमेंट ने पूछो, नहीं लगाया है? नाजुक को पता है। चारकोल द्वारा गैसों का अधिशोषण, चारकोल द्वारा रंगीन पदार्थों का क्या है? अधिशोषण। याद रखना, ये अधिशोषण के एग्जाम्पल आपको याद रखें, निम्न में से कौन सा अधिशोषण का उदाहरण है? तो सिलिका जेल द्वारा जल का वाष्प अवशोषण जो है कौन सी घटना पर आधारित है? अधिशोषण पर आधारित है। चारकोल द्वारा गैसों का अधिशोषण कौन सी घटना पर आधारित है? अधिशोषण। चारकोल द्वारा रंगीन पदार्थों का अधिशोषण कौन सी घटना पर आधारित है? अधिशोषण पर आधारित है। लिखोगे? लिखो फिर, लिखो लिखो यार, जल्दी लिखना, जल्दी जल्दी। हाँ, टेलीग्राम पे तो भेज देंगे, आपको लिखना है तो लिखिए। ना इतो तो कौन नहीं है, नोर नहीं जाऊंगा, आगे क्लास है।
कर लेते हैं चैप्टर पूरा। नोट्स मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे, उतार लेना घर पे। लिखिए लिखिए आप लिखिए। नहीं नहीं, उनको लिखने दो एक बार। है बताओ फिर, टेस्ट में चैप्टर पीछे कौन कौन से दिए हुए थे? उसी का ले लें टेस्ट, एक बार वो चलने देते हैं, फिर बाद में इनका लेते हैं। रेडॉक्स के बाद में कौन सा चैप्टर हो गया? रासायनिक बल गतिकी और उष्मा गतिकी। 2 चैप्टर बचे हैं ये, इन दोनों का एक साथ ले लेंगे फिर अगला टेस्ट। धातु क्रम और रेडॉक्स का तो दिया ही हुआ है आपको। आज टेस्ट नहीं होगा, संडे को होगा, संडे को होगा। 40 क्वेश्चन देने हैं ना आपको। रेडॉक्स और धातु कर्म, मैं कंप्लीट कर दूं? देखना, अधिशोषण की दर प्रारंभ में क्या होती है? ज्यादा। प्रारंभ में क्या होगी? ज्यादा। फिर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। कारण क्या है? हाँ बस यही कारण है। ठीक है। पदार्थ की सांद्रता सतह पर क्या होती है? अधिक होती है। सांद्रता सतह पर क्या होती है? अधिक। जब पूरी अपनी सतह क्या हो जाती है? सांद्रित हो जाती है। यहां पर पूरा क्या हो जाता है? अधिशोषण हो जाता है। तो इसके बाद में इसकी कैपेसिटी नहीं रहती है कि ये और पदार्थों ज्यादा। अच्छा है, इसको पकड़ा है आप लोगों ने, शाबाश होगी। क्या बात है, क्या बात है। अब ठीक है, अब नहीं आएगी। फिर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पदार्थ की सांद्रता सतह पर क्या होती है? अधिक होती है। अधिशोषण कैसा प्रक्रम है? ऊष्माक्षेपी। मतलब अधिशोषण जब भी होगा तब ऊष्मा बाहर निकलेगी। इसमें एंट्रोपी क्या होती है? घटती है। क्यों घटती है? हाँ, कण क्या आ जाते हैं? पास पास, मतलब अनियमितता घटती है। ठीक है, व्यवस्था बढ़ती है। अधिशोषण कम ताप पर स्वतः होता है। अधिशोषण कम ताप पर स्वतः होता है, मतलब डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा। नहीं, अब वो डायलॉग ना मार दियो, ईशा प्रश्न तो मैं चालता चालता बता दिया, क्योंकि गर्दन को इशारा ही तरफ वो नेगेटिव होता है। होगा नहीं चैप्टर, नहीं होगा। ये तो मैंने बता दिया, डेल्टा जी क्या होगा? नेगेटिव। अधिशोषण के प्रकार देखो, भौतिक अधिशोषण और एक क्या होता है? रासायनिक अधिशोषण। बस ये लास्ट है। भौतिक अधिशोषण क्या होता है? अधिशोष्य तथा अधिशोषक के मध्य कौन सा दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल होता है? पेपर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हाँ, पेपर में प्रश्न आ सकता है। मेन पेपर में कहां से प्रश्न बनेगा? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। कौन सा गुणधर्म रासायनिक अधिशोषण का है, कौन सा गुणधर्म भौतिक अधिशोषण का है? तो भौतिक अधिशोषण में याद रखना है कौन सा बल काम करता है? दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल। और यहां पर याद रखना कौन सा रासायनिक बंध, कौन सा रासायनिक बंध मूल रूप से सहसंयोजक बंध क्या करता है? काम करता है। तो वो क्या होगा? प्रबल, और ये क्या होगा? दुर्बल होगा। यह अस्थायी होता है तथा उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का मतलब दोनों तरफ। अस्थायी वही होगा ना जो दोनों तरफ चलता है, वो होता है अस्थायी। और ये क्या होता है? स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच में प्रबल क्या होता है? रासायनिक बंध होता है। रासायनिक बंध में भी कौन सा? सहसंयोजक बंध होता है। ये अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब एक दिशा के अंदर ही चलता है, स्थायी हो जाता है ये। फिर इसमें अधिशोषण उष्मा का मान कम कितना? 20 से 40 किलो जूल होता है। और यहां पर अधिशोषण उष्मा का मान कितना होता है?
80 से 240 किलो जूल होता है। यह बहुप्रतीय होता है स्पेशल किसमें? गैस में। मतलब गैस की परत एक पर, दूसरी पर, तीसरी परत इस प्रकार क्या हो जाती है? अधिशोषित हो जाती है। स्पेशल किसमें होगा? गैस में होता है, ये बहुप्रतीय है। और ये क्या होता है? एक परतीय होता है, चाहे कोई सा भी हो। ठीक है। फिर ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्या हो जाता है? कम हो जाता है। निकल की सतह पर कम ताप पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण कैसा एग्जाम्पल है? भौतिक अधिशोषण का क्या है एग्जाम्पल? निकल की सतह पर कितने ताप पर? कम ताप पर कौन सी गैस का अधिशोषण? हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। मैंने कहा ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्या हो जाता है? कम। ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण कम हो जाता है, इसका मतलब ताप कम रखोगे तब भौतिक अधिशोषण क्या होगा? ज्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक कारक कौन है? ताप है। अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में एक कारक कौन है? ताप है। ठीक है ना। याद रखना, ताप बढ़ाने पर पहले तो बढ़ता है और फिर क्या होता है? ताप बढ़ाने पर पहले क्या होगा? बढ़ेगा और फिर क्या होगा? घटेगा। ठीक है ना। उच्च ताप पर निकल की सतह पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, और ये क्या है? निकल की सतह पर कम ताप पर। तो याद रखना ये भौतिक अधिशोषण है। और ये क्या है? ताप क्या करना पड़ेगा यहां पर? यहां पर ताप क्या करना पड़ेगा? ताप ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए पहले ये क्या होता है? ज्यादा। यहां पर ताप क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, इसलिए क्या होता है? ये ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होगा। दाब बढ़ाने पर भौतिक व रासायनिक अधिशोषण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दाब बढ़ाने पर भौतिक और रासायनिक अधिशोषण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब आपने दो कारक पढ़ लिए, एक तो क्या पढ़ लिया? ताप, और एक पढ़ लिया आपने दाब। ये दोनों कारक क्या है? भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक है। रासायनिक अधिशोषण के अंदर तापमान को बढ़ाओगे तो पहले अधिशोषण की दर बढ़ेगी, फिर क्या हो जाएगी? घटेगी। फिर याद रखना है उसके अंदर भौतिक अधिशोषण के अंदर तापमान कम रखोगे तब याद रखना है भौतिक अधिशोषण की दर क्या होगी? ज्यादा होगी। यही कारण है कि निकल की सतह पर कम तापमान पर हाइड्रोजन का अधिशोषण तो भौतिक अधिशोषण है, और याद रखना उच्च तापमान पर क्या है? रासायनिक अधिशोषण है। ठीक है। अधिशोषण, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारकों में नंबर 1 अधिशोष्य की प्रकृति। अधिशोष्य का मतलब जिसका अधिशोषण होता है उस पदार्थ की प्रकृति। अधिशोष्य की प्रकृति में अगर अधिशोष्य क्या है आपके पास में? गैस है, तो क्रांतिक ताप उच्च होने पर उस अधिशोष्य गैस का द्रवीकरण आसानी से होगा, अतः उसकी अधिशोषण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब वह तापमान जिस तापमान पर आपको क्या करना है? अधिशोषण करना है। क्रांतिक ताप कम होगा तो द्रवीकरण कम होगा, और द्रवीकरण कम होगा तो अधिशोषण की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर क्रांतिक ताप क्या होगा? ज्यादा होगा तो गैस का द्रवीकरण क्या होगा? ज्यादा, और गैस का द्रवीकरण ज्यादा होगा तो अधिशोषण की दर भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अधिशोषण की दर भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। देखो इंपॉर्टेंट, कौन सी गैस जो है वो अधिक अधिशोषण प्रदर्शित करती है और कौन सी गैस जो है कम अधिशोषण क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो याद रखना SO2 सबसे अधिक अधिशोषण की दर प्रदर्शित करती है, और सबसे कम कौन करती है? हाइड्रोजन करती है। सबसे कम अधिशोषण कौन करती है? हाइड्रोजन करती है। ठीक है, समझ में आ गई बात? आपसे क्रम पूछ ले कि अधिशोषण का क्रम इनमें ज्यादा किसका और कम किसका है, तो अधिशोषण की दर ज्यादा किसकी होगी? SO2 की, और सबसे कम किसकी होगी? हाँ, वो 4 क्रम इस प्रकार भी देकर के पूछ सकता है इनमें से कौन सबसे अधिक अधिशोषण प्रदर्शित करती है। वो ये भी देकर के पूछ सकता है कि बताओ इनमें सबसे ज्यादा कौन करती है, तो इनमें सबसे ज्यादा कौन है? CO2। इनमें सबसे ज्यादा कौन है? SO2। सब में सबसे ज्यादा कौन है? SO2। सब में सबसे कम कौन है? हाँ, इनमें सबसे कम कौन है? अमोनिया। ठीक है ना। यहां से यहां तक बात कर रहे हैं अपन, कम कौन प्रदर्शित करती है? अमोनिया प्रदर्शित करती है। कर लोगे याद है? चलो, अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक मतलब जो अधिशोष्य को का अधिशोषण करता है। अधिशोषक की सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? ज्यादा, तो अधिशोषण की सतह क्या हो जाएगी? अधिशोषण की दर क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। देखो इधर देखो, एक तो आपके पास में लकड़ी का ये टुकड़ा, और इस टुकड़े को आपने बुरादा बना लिया। क्या बना लिया? बुरादा बना लिया। अब बताओ आपसे मैं पूछूं, अच्छा कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, बताना है। यहां पर
अधिशोषण की दर ज्यादा किस में होगी? है बुरादे में होगी, याद रखना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सतही क्षेत्रफल क्या हो गया, मतलब चूर्ण बनाने से आप ये कह रहे हो कि एक कण का क्षेत्रफल तो घट गया, एक कण का क्षेत्रफल तो क्या हो गया, घट गया। ये दिमाग नहीं लगाना है, आप अपने हिसाब से दिमाग लगाओ कि लकड़ी को आपने शहद के अंदर डाला, ठीक है ना, लकड़ी को बाहर निकाल करके देखो क्या शहद लकड़ी के अंदर तक गया क्या? लेकिन जैसे ही बुरादे को आपने किसके अंदर डाला, शहद के अंदर डाला, पूरे बुरादे ने शहद को क्या कर लिया, सोख लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है ना। तो याद रखना है लकड़ी का जो बुरादा होगा, किसी भी ठोस पदार्थ को चूर्ण फॉर्म में लेने पर अधिशोषण की दर बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सतही क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सतही क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ गए बात, ठीक है। ताप का प्रभाव मैंने आपको बता ही दिया अंतर के अंदर। भौतिक अधिशोषण के अंदर कम ताप पर हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, अधिशोषण किसकी सतह पर, निकल की सतह पर भौतिक अधिशोषण, मतलब तापमान वहां पर क्या कम किया तब भौतिक अधिशोषण क्या हो गया, ज्यादा हो गया। प्रारंभ में तापमान ज्यादा था तब रासायनिक अधिशोषण क्या हो जाता है, ज्यादा होता है। उसके बाद में क्या होता है, दाब का प्रभाव, स्थिर ताप पर यदि दाब बढ़ाते हैं तो अधिशोषण की दर क्या होती है, तापमान स्थिर रखना है, फिर दाब बढ़ाओगे तब याद रखना अधिशोषण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बल्ले बल्ले, ठीक है। हाँ, अब ये कंडीशन है, स्थिर ताप पर दाब को बढ़ाया तब अधिशोषण की दर बढ़ गई। अगर स्थिर ताप न आए तब, स्थिर ताप न आए तब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तापमान परिवर्तित हो रहा है तो ताप खुद प्रभावित कर रहा है ना, ताप खुद भी तो क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। तो एक साथ दो चीजें प्रभावित होगी, फिर दाब भी प्रभावित करेगा और ताप भी क्या करेगा। इसलिए स्थिर ताप पर दाब क्या करता है, प्रभावित करता है। स्थिर ताप पर दाब बढ़ाओगे तो अधिशोषण की दर बढ़ेगी, दाब घटाओगे तो अधिशोषण की दर क्या होगी। अगर तापमान परिवर्तन है, तापमान क्या हो रहा है, लगातार परिवर्तित हो रहा है, फिर दाब बढ़ा रहे हो, दाब घटा रहे हो, तो फिर उस कंडीशन के अंदर दाब काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि ताप खुद क्या कर रहा है, अधिशोषण को प्रभावित कर रहा है। क्लियर है, समझ गए बात। ये आपका क्या हो गया है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्या हो चुकी है आपकी, कंप्लीट हो चुकी है। एक बार क्लास को ऑफ किया जाए।